मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज हम लोग अपना CMA फाइनल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अपना पेपर नंबर जो 13 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अपना फाइनल का पहला जो पेपर है, ठीक है। तो आपने 5 से लेके 12 तक के सारे पेपर्स आपके इंटर में कंप्लीट कर लिए। 13 ऑनवर्ड्स जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपके कहाँ रहेंगे, अभी अपने CMA फाइनल में रहेंगे, ठीक है। तो जैसे इंटर में अपना सबसे पहला पेपर जो पेपर नंबर 5 था वो भी किसका था, लॉ का ही था। सिमिलरली यहाँ पे भी अपना जो पेपर नंबर 13 रहेगा वो पेपर नंबर 13 भी किसका रहेगा, लॉ का रहेगा, ठीक है। सो जानते ही हम लोग लॉ में हमें कुछ भी प्रैक्टिकल पोर्शन, कुछ सोल्यूशन, अकाउंटिंग तो कुछ भी नहीं करनी है, सब कुछ थ्योरी ही पढ़ना है, ठीक है। सो जैसा इंटर का लॉ है वैसा ही फाइनल का है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इंटर का लॉ जो था क्या उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली फाइनल का लॉ टफ ही होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो इंटर का जो लॉ था ना, तुम ये देखो उसका जो मतलब बेसिकली चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स कंपैरेटिवली फाइनल से अगर अपन कंपेयर करें तो फाइनल के चैप्टर्स हमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा हमें लग सकता है डिफिकल्ट है, बाकी फाइनल के चैप्टर्स इजी हैं लॉ के। अब आप बोलोगे ये कैसी बात हो सकती है, इंटर के चैप्टर्स डिफिकल्ट है, फाइनल के आपको ईजी कैसे लग सकते हैं। अब ये तुम जब खुद पढ़ोगे एक एक चैप्टर करके तब तुम्हें खुद ही देखना रियलाइज हो जाएगा। एक्चुअली जो इंटर में आपका लॉ का पोर्शन था, जैसे अपना इंडस्ट्रियल लॉ था, तो वो किसी किसी को काफ़ी हार्ड लग सकता है बिकॉज उसमें रट्टा मारने वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है ना। फाइनल में अपना इंडस्ट्रियल लॉ बिल्कुल भी नहीं है। इंटर में हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ के आए हैं। सो कंपनीज एक्ट का तो हमारा बेस वहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो चुका है ना, हमें सब कुछ पता है कि कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है। तो वो जो पूरा आपका कंपनी का बेसिक है वो तो मानो एज इट इज अपना फाइनल का चैप्टर 1 है। मतलब जो अपना इंटर का कंपनीज एक्ट का इंट्रो था ना कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है, हमने पूरा स्पाइस प्लस फॉर्म पढ़ा था। वो सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट करना है अगर हमें कंपनी को किसी और तरीके की कंपनी में या LLP में या फर्म में, वो एकदम सेम है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अपना MOA, आर्टिकल्स, ये सब के सब चैप्टर्स जो आपके सारे इंट्रो वाले हैं ना, वो तो एकदम एज इट इज कॉपी पेस्ट है। तो वो तो आपका बेस ऑलरेडी बना हुआ है। इंटर में आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना था, कि हमें कुछ भी नहीं पता था लॉ के बारे में, ठीक है। बेसिक कुछ चैप्टर्स आपके फाउंडेशन के भी थे, पर अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो वो तो आपने इंटर में पहली बार ही पढ़ा था। यहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट की नॉलेज अभी ऑलरेडी है, तो उसी का ही हमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखना है यहाँ पे फाइनल में। सो एज सच कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो अभी हम देखेंगे अपने नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, कैसे हैं। उसके अलावा भी जो आपके अलाइड लॉज हैं, वो अलाइड लॉज भी सिंपल है। मतलब वो चैप्टर्स काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब वेटेज अच्छा है और चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं समझना है हमें कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की लॉ आने वाली है, ऐसा नहीं होगा। आपको या तो वो इक्वल लगेगी कि ठीक है जितना इंटर में था उतना ही फाइनल में है, या फिर आपको ईजी भी लगेगी पढ़ने में, ठीक है। बट पढ़ने में तो इजी लगेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आपका कंपैरेटिवली टफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फाइनल में हम लोग आ गए हैं तो ये चीज़ तो हमें देखने को मिलेगी कि इंटर में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे वो सारे क्वेश्चंस कैसे आते थे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ऐसे लिखो। और एक आपका एक या दो आपके जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपके केस स्टडी वाले, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे। बट यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे फाइनल में वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस ही कैसे आएंगे, केस स्टडी वाले आएंगे, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं है। हमने जैसे इंटर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, यहाँ पर भी हम सेम ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये सब बातें हम करते रहेंगे। बाकी एक बार हम लोग अपना सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि अपना क्या जो सब्जेक्ट है वो कैसे है, क्या है, कितने कितने इसमें टाइप के हमें अलग अलग लॉज देखने हैं, ठीक है। सो वो सब कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो अपना पेपर नंबर क्या रहेगा, पेपर नंबर अपना 13 रहेगा। चलो अब देखो यहाँ पे अगेन जो आपका पूरा का पूरा लॉ है वो 100 मार्क्स का रहेगा, और जो आपका लॉ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 60 एंड 40 का यहाँ पे आपका रेशो है, उसमें भी फर्दर बाइफर्केशंस हैं, बट पहला जो आपका बाइफर्केशन रहेगा वो कैसे रहेगा, 60 एंड 40 का हमारा बाइफर्केशन रहेगा। देखो किस तरीके से है। सबसे पहले जैसे अपने 2 पार्ट्स हैं, तो जो अपना पहला वाला पोर्शन रहेगा सेक्शन ए,
सेक्शन ए अपना किसका रहेगा? कॉर्पोरेट लॉज। सेक्शन ए क्या है? कॉर्पोरेट लॉज। कॉर्पोरेट लॉज का जो अपना वेटेज है वो वेटेज कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। और कॉर्पोरेट लॉज में आपको कितने चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं? 3 चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे 3 चैप्टर्स मिला के 60, देखो ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये बेसिकली हेडिंग्स हैं। अभी इसके अंदर भी आगे सब चैप्टर्स आएंगे। जैसे सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे? क्या है अपना? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो है वो अकेला 40 मार्क्स का है। ये आपको याद होगा जब हमने इंटर में भी पढ़ा है, तो इंटर में भी कंपनीज एक्ट 40 मार्क्स का है। बट एक और चीज़ है, आप जब एग्जाम में देखते हो तो वो सारे आपके चॉइस वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह, ये सब मिलाकर ये 50 अबव का ही आता है, ठीक है। हमने पेपर डिस्कशन भी जब किया था, अभी जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर हुआ था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि भले मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इसका वेटेज 40% है, पर अपने पास चॉइस भी तो आती है ना। सो उस सब को अगर अपन कंबाइन करके देखें तो आप ये मानो 50+ मार्क्स का आपका कंपनीज एक्ट आता ही आता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये यहाँ पे रहने वाला है। सेकेंड है अपना IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। ये एकदम नया टॉपिक है, ये बिल्कुल भी इंटर में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके इंटर के रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे एकदम नए टॉपिक्स हैं। कंपनीज एक्ट हम कह सकते हैं कुछ कुछ पोर्शन आपका रिलेटेड था, इंटर के जैसा था। सो सेकेंड अपना चैप्टर क्या रहेगा? IBC 2016, और ये आपका कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है? 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, ठीक है। इसमें 4 छोटे छोटे सब चैप्टर्स आपके आगे आएंगे। इसके बाद में हम आते हैं अपना थर्ड जो टॉपिक है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपका एक मतलब बहुत ही, जैसे अपना इंटर में एक बहुत इजी टॉपिक था एथिक्स, है ना, वहाँ पे अब कुछ कुछ लोगों को वो टॉपिक काफ़ी इजी लगता था क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, बहुत कम कंटेंट पढ़ के बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे अपने। यहाँ पर भी ये सिमिलर टॉपिक है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब यहाँ पे भी आपको बेसिक कुछ चीज़ें पढ़नी है, आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारी चीज़ें, और वो पढ़ के आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? 10 मार्क्स। तो ये आप कह लो कि वैसे टाइप का टॉपिक है जैसे अपना इंटर में एथिक्स होता था। तो ये आपका पूरा कंबाइंड कितने मार्क्स का हो गया? 60 मार्क्स का आपका पोर्शन हो गया, ठीक है। 40 + 10 + 10। इसके बाद में हम चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन पे, जो आपका सेकंड पोर्शन है सेक्शन बी। अब उसमें आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स काफ़ी सारे दे रखे हैं, और ये सब कंबाइंड मिला के 40% इसका वेटेज है, बिकॉज 60 तो ऊपर अपना हो ही गया। इसमें से जो आपका सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है सेबी रेगुलेशन, इसकी वेटेज सबसे हाईएस्ट है। देखो इसकी वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स की है, और रिमेनिंग जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबकी वेटेज आपकी कितनी रहेगी? 5 मार्क्स ईच रहेगी, ठीक है। सो ये आपके चैप्टर्स हैं, है ना। तो इस क्लास में मतलब मैं जो आपका टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो हम ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। मतलब 50 मार्क्स का पोर्शन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एंड रिमेनिंग 50 मार्क्स का पोर्शन आपके लिए अदर फैकल्टी है, उसकी भी आपकी क्लास अभी हो जाएगी। सो आप लोग ये वहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है। सो मेरी क्लास में आप लोग कौन सा पोर्शन पढ़ोगे? 50 मार्क्स का जो लॉ है वो हम देखेंगे, जिसमें से 40 मार्क्स का हमारा क्या पोर्शन रहेगा? कंपनीज एक्ट का रहेगा, एंड रिमेनिंग जो आपका 10 मार्क्स है वो अपना क्या रहेगा? IBC, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ठीक है। रिमेनिंग सारे लॉज आपके लिए अलग से क्लास में हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। पेपर नंबर 13, इसे हम प्यार से बोलते हैं CEL, दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। क्या है अपना? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। एंड ये जो अपना पूरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अपना होने वाला है 100 मार्क्स का, बट हम लोग जो इस क्लास में कवर करेंगे, मतलब मैं मेरी क्लास में जो आपको कवर कराऊंगी वो 50 मार्क्स का आपका पोर्शन रहेगा, जिसमें से 40% वेटेज कंपनीज एक्ट 2013 एंड
10% जो आपका वेटेज रहेगा वो रहेगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, चलो तो ये दो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले हम इसमें चैप्टर्स देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स कवर है। हम अप्रोच की भी बात कर लेते हैं कि हमारी पढ़ने की अप्रोच कैसी रहेगी। तो जो मुझसे इंटर में पढ़े हुए हैं उनको तो पता है, जो नए स्टूडेंट्स ऐड होंगे उनके लिए हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी अप्रोच जो है इस पेपर को पढ़ने की वो किस तरीके से होने वाली है। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग वत्सल। चलो अब हम देख लेते हैं हमारी अप्रोच क्या रहेगी। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी कंसेप्ट है हम उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि वो क्या है। अच्छा, इंटर पढ़ने के बाद आपको ये तो रियलाइज हो ही गया होगा कि इतनी बड़ी लॉ आप रट्टा मार के तो नहीं जा सकते, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी भी अगर किसी की भी ये मेंटालिटी है कि हमें लॉ को रटना है तो आप छोड़ दो वो कंसेप्ट, क्योंकि रट्टा मार के इंटर तक आप फिर भी कर सकते थे। बिकॉज अभी हमने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस कि इंटर में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम डायरेक्ट आते हैं लॉ में, बट फाइनल में आप पेपर देखना, पेपर पैटर्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पेपर पैटर्न आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस का नहीं आएगा कि आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया कि कंपनी में मेमोरेंडम क्या होता है उसको एलैबोरेट कर दो, मेमोरेंडम के क्लॉजेस को एलैबोरेट कर दो। ऐसा क्वेश्चन इंटर तक तो आता है, फाइनल्स में ऐसा नहीं आएगा। तो कैसा आएगा? केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, हमने क्लास में प्रैक्टिस की थी ना, इंटर में भी हमने की थी, बिकॉज उसमें तो चलो एक ही क्वेश्चन आ रहा था अपना लास्ट क्वेश्चन, बट फाइनल में आप मानो आपके सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड आएंगे। तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है इसमें होता क्या है, तो आप तो डायरेक्ट जो आपने रट्टा मारा है लाइन से लिख के आ जाओगे, मार्क्स ही नहीं आएंगे। सो इसीलिए अभी भी अगर किसी के माइंड में ये है कि हम रट्टा मार के लॉ क्लियर कर लेंगे फाइनल में, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो हमें बिगिनिंग से ही हमारी अप्रोच कैसी रखनी है, हमें कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, क्योंकि आप समझोगे नहीं जब तक, तब तक आप अपने लैंग्वेज में उसको फ्रेम करके आंसर राइटिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट आप कितना कितना मतलब याद कर सकते हो। तो इसीलिए हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, अपना स्टेप नंबर 1। इसके बाद में हम इसके कॉपी में क्या बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन जो नोट्स हैं अपने, वो हम लोग कॉपी में ही बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। अब देखो, हैंड रिटन नोट्स का आपको अभी जो उन्होंने इंटर दिया होगा उनको पता चल ही गया होगा, स्पेशली जो यहाँ से पढ़े हुए हैं उनको तो काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि वो जो हैंड रिटन नोट्स थे उनसे ये बेनिफिट इसीलिए ही मिलता है। उसका रीज़न जो था, उसका रीज़न यही है कि जब हमारे पास हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें कंटिन्यू 8 सब्जेक्ट एक साथ देने हैं। ठीक है, तो हम उस टाइम पे अगर हमारे पास नोट्स नहीं है शॉर्ट में, तो हम कैसे एग्जाम में अपेयर हो? इतनी मोटी 400-500 पेज की बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए अगर आपके पास में पहले से ही हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपको इतनी मोटी बुक वापस से नहीं पढ़नी, और वो काफ़ी जल्दी भी कवर हो जाता है, पढ़ने के लिए भी काफ़ी इजी होता है। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि हम लोग हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाते हैं? फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में। ऐसा हम लैंग्वेज नहीं लिख देते, लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ से अलग से बुक मिलेगी। ठीक है, जो आपके नोट्स हैं प्रॉपर GSC से वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल तो है ही, उसमें भी लैंग्वेज लिखी हुई है। सो लैंग्वेज के लिए तो अपने पास टोटल पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि है अपने पास मटेरियल, बट वो मटेरियल से आप कितना पढ़ लोगे एग्जाम टाइम पे? क्योंकि इतना आपका कंसेप्ट होता है, इतने सारे चैप्टर्स है, इतना कम टाइम है, तो इसीलिए इजी बनाने के लिए चीज़ों को हमें क्या करना होता है, उसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाने ही होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा। इसके अलावा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, अब आप लोगों को प्रैक्टिकल पसंद रहता है, मतलब मेजॉरिटी लोगों को प्रैक्टिकल पसंद रहता है जो CMA कर रहे हैं, तो तभी तो हमने CMA किया है ना, थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। बट ठीक है, अब एक दो जो सब्जेक्ट्स आपके आते हैं थ्योरी के, उसको तो आपको पढ़ना ही है। तो अब तुम, अगर मैं सिर्फ क्लास में तुम्हें चीज़ें बताती रहूँ, हम नोट्स नहीं लिखेंगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके तुम्हें नींद आ जाएगी।
कोई कितना ही कैसा ही पढ़ा रहा हो, अच्छा पढ़ा रहा हो, बेकार पढ़ा रहा हो, या बहुत ही मतलब मान लो अच्छा पढ़ा रहा हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, लेकिन स्टिल एक बंदा बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें उसकी आवाज़ मतलब चुभने लग जाती है कि यार बस हो गया अब, ठीक है। तो हमें 1 घंटे की क्लास नहीं झेली जाती है। सो हम क्या करते हैं, फिर कहीं खो जाते हैं, मतलब फिजिकली तो यहाँ प्रेजेंट है, मेंटली हम कहीं और हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो अगर हम क्लास में साथ के साथ नोट्स लिखते रहेंगे, सो क्या रहेगा, मैंने कोई टॉपिक समझाया, हमने इमीडिएटली उसके नोट्स लिख लिए। नोट्स लिख लिए तब एक्टिव भी हो, आपको खुद से लिख रहे हो अपने हाथ से, तो समझ में भी आ रहा है क्या टॉपिक है ना। सो वो थ्योरी की क्लासेस में काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके लिए नोट्स लिखना। सो हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, और ये किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ही मिलेंगे, नहीं। यहाँ से आपको प्रॉपर एक बुक भी मिलेगी, मतलब जिसमें लैंग्वेज लिखी होगी, जो मॉड्यूल के कंपैरिजन में काफ़ी इजी लैंग्वेज है, ठीक है। सो वो आपको एक बुक मिलेगी, उस बुक से आपको लैंग्वेज पढ़ लेनी है, फ्लो चार्ट्स के लिए हम नोट्स लिख ही रहे हैं, सो आपका दोनों कवर हो जाएगा। इसके बाद में जो अपना थर्ड चीज़ रहेगी वो रहेगा क्वेश्चंस और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कुछ भी कर लो, सिर्फ अगर आप ये बोलोगे कि हम सिर्फ पढ़ के जाएंगे, हमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको एग्जाम में बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें कितना चीज़ लिखनी चाहिए एग्जाम में, इस आंसर में कितनी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही मतलब 3 से 4 लाइंस का आंसर है, आपको समझ ही नहीं आता हम उसे इलेबोरेट कैसे करें। कभी कभी होता है 3-4 पेजेस का आंसर आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कंसाइज कैसे करें, टू द पॉइंट कैसे लिखें। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कैसे सॉल्व हो सकती हैं, ये आपकी सॉल्व होंगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। मतलब हम लोग किस तरीके से पैटर्न रखेंगे कि जैसे ही मान लो अपना कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, या कभी कभी कोई चैप्टर काफ़ी लेंदी होता है, तो मान लो कि 6-7-8 टॉपिक्स कंप्लीट हुए, उसके बाद से ही मैं क्लास में आपको डेली तो नहीं, मान लो वीक में 2 से 3 बार मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, और आप 2-2 दिन का टाइम ले लो जिस अकॉर्डिंग भी है, और आप आके चेक करा दो। तो उससे क्या होगा, सब लोग आके चेक करा देंगे। सो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी डे टू डे पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। और कभी कभी कोई छोटा चैप्टर होता है तो उसको हम चैप्टर के एंड पे ले लेंगे। तो मतलब हमें बेसिकली हर एक चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अपने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम साथ के साथ लेंगे इसमें ही, कि आपके पास्ट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो ये सारी चीज़ें, अब आप बोलोगे ये सब चीज़ें तो बाद की बातें हैं ना, ये सब बिगनिंग में क्लास में क्यों करना है, तो हम एंड में कर लेंगे, टेस्ट सीरीज होगी तब कर लेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। टेस्ट सीरीज के टाइम पे आप पढ़ने बैठोगे, रिविजन करोगे, या तुम आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तब हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, फिर हम इस चीज़ को छोड़ ही देते हैं। पर अगर ये आप अभी क्लास की ड्यूरेशन में ही करते जाओगे ना साथ के साथ, तो ये हो जाएगा। सब लोग आके करके चेक करा रहे हो तो आपके मन में भी एक मोटिवेशन रहेगा, अच्छा सब लोग कर रहे हैं, सब लोग चेक करा रहे हो तो हम भी कर लेते हैं। कोर्स सिलेबस खत्म होने के बाद कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपके लिए कोई चेक आप कैसे करा पाओगे, आपने तो आना बंद कर दिया। फिर वही है, तुम व्हाट्सएप पे भेजोगे वो सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें ठीक है, बाद में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम ये बात के लिए क्यों छोड़ें किसी भी चीज़ को, हम क्या कर रहे हैं, बिगनिंग से ही वो प्रैक्टिस कर रहे हो। तो तुम सोचो कि तुम्हारे कोर्स के ड्यूरेशन में अगर तुम ये मानो कि हम वीक में एक क्वेश्चन भी करते हैं, तो कितने सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो वहीं पे हो गई, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। इसके बाद में जो आपके टेस्ट होते रहेंगे, जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, सो 1-2 चैप्टर जैसे भी है कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे। और टेस्ट आपके क्यूमुलेटिव बेसिस पे होंगे। जैसे मान लो सबसे पहले हमने चैप्टर 1 का टेस्ट लिया, चैप्टर 1 का टेस्ट हो गया, अब चैप्टर 2 हो गया, तो अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो चैप्टर 1+2 होगा, एंड इसके बाद चैप्टर 3 हो गया तो नेक्स्ट टेस्ट 1+2+3। इस तरीके से टेस्ट जो है वो भी हम लेते रहेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, और फाइनल में काफ़ी ज़्यादा सीरियसली हमें टेस्ट देने हैं। इंटर में तो ठीक है, कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे, टेस्ट अनाउंस करते ही तुम छुट्टी मार लेते थे। सो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा यार, इंटर क्लियर करना भी कोई बहुत ईजी चीज़ तो थी नहीं, तो तुम मानो फाइनल का लेवल तो है ही ना टफ,
ठीक है, मैंने बोल दिया कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लॉ, बट वो सिर्फ पढ़ने के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का लेवल तो आपका थोड़ा सा रहेगा ही ना, वो उसी चीज़ तो हम डिनाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो सब चीज़ें आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी है। तो ये अपनी पढ़ने की क्या रहेगी, ये अपनी पढ़ने की अप्रोच रहेगी, है ना। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो हम कंसेप्ट कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स कर लेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड इसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं वो हम लोग यहाँ पे दे लेंगे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग वापस से अपने सिलेबस पे। सो जैसा अभी हमने बात की कि आपके हम जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो हम क्लास में कवर करेंगे, तो आपको एक अलग से नोटबुक प्रिपेयर करनी होगी नोट्स के लिए, ठीक है। चलो अभी आपके पास नोटबुक होगी तो आप ओपन करके यहाँ से ये चीज़ नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना। पेपर नंबर 13 जो है अपना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें जो चैप्टर्स कवर करने हैं वो चैप्टर्स कौन कौन से कवर करने हैं। देखो कंपनीज एक्ट में आपके जो टोटल है वो 9 चैप्टर्स रहेंगे। कंपनीज एक्ट में आपके टोटल 9 चैप्टर्स रहने वाले हैं। एंड अगर हम बात करें आईबीसी की तो यहाँ पे आपके टोटल 4 चैप्टर्स रहने वाले हैं। कंपनीज एक्ट में है टोटल 9 चैप्टर्स एंड आईबीसी में है आपके टोटल 4 चैप्टर्स, ठीक है। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट में चैप्टर जो 1 है, चैप्टर 1 अपना रहेगा फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। चैप्टर 1 अपना क्या रहेगा, फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर तुम ये मानो कि ये हमें पहले से आता है, क्योंकि इंटर में हमने जो सारे चैप्टर्स पढ़े हैं ना इंट्रो वाले, कौन कौन से, सबसे पहले कंपनी क्या होती है, ठीक है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज जो आपने पढ़ी थी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। देन कंपनी का फॉर्मेशन, आपको याद होगा हमने स्पाइस प्लस पढ़ा है ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली जो फॉर्म जाता है, वो सारी की सारी सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके अलावा एमओए और आर्टिकल्स एओए वो यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। हमें कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। सो तुम ये मानो ये चैप्टर कुछ नहीं है, ये चैप्टर बेसिकली तुम्हें इंटर जो है ना, इंटर का ही इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो वो सेम चैप्टर है। तो तुम ये सोचो कि वो रिवाइज करने के लिए आपको वापस से बताया। इसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। चैप्टर 2 क्या है हमारा, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, कि अगर हमारी कंपनी किसी और कंपनी को लोन देना चाहती है या हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किसी से पूछना है क्या, वो सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है अपना डिविडेंड। चैप्टर नंबर 3 अपना क्या है, डिविडेंड। अब डिविडेंड का तुम्हें याद हो तो एक पोर्शन हमने पढ़ा था इंटर में ऑडिट में, ठीक है, आपको याद हो तो ऑडिट में जो अपना एक चैप्टर आता है पार्ट बी का, चैप्टर नंबर 4 आपको याद हो, ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहाँ पे एंड में ही हमने एक टॉपिक कवर किया था, एक टॉपिक आता है जिसमें डिविडेंड के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन दे रखा है जिसको ऑडिटर चेक करेगा। सो तुम मानो वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी है,
कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा। तो डिविडेंड, बाय द वे डिविडेंड होता क्या है सबको पता ही होगा आई होप। डिविडेंड क्या होते हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब कंपनी जो अपने प्रॉफिट का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। किसको देते हैं हम, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो बेसिकली डिविडेंड के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है, उसके सारे प्रोविजंस क्या है, वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 में। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 जो है हमारा दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट। चैप्टर 4 क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो इसमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजन दे रखे हैं आपको अकाउंट्स के रिलेटेड, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, कौन साइन करेगा, वो सारी चीज़ें। और ऑडिट, अब ऑडिट वाला जो पोर्शन है ना वो आपको ऑलमोस्ट सारा आता है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स अलग से आएंगे, बाकी ऑडिट वाला पोर्शन, स्टैट्यूटरी ऑडिट आती है अपनी, कॉस्ट ऑडिट आती है, इंटरनल ऑडिट आती है, वो सब कुछ जो हमने पढ़ा है इंटर की ऑडिट में, वो सारा का सारा सेम पोर्शन आपको याद होगा। वो कंपनीज एक्ट ही तो है, तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है वापस से। तो ये भी आपको बेसिक तो आइडिया है ही चैप्टर 4 का। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है अपना डायरेक्टर्स एंड KMP। चैप्टर 5 क्या है अपना, डायरेक्टर्स एंड KMP। अब डायरेक्टर जो है अगेन उसका कुछ कुछ पोर्शन इंटर में था, यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इलेबोरेटेड है, ठीक है। सो डायरेक्टर्स के बारे में हमें इन डिटेल यहाँ पे देखना होगा। इसके अलावा KMP क्या होते हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है। सो अपना चैप्टर 5 रहेगा डायरेक्टर्स एंड KMP। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है बोर्ड मीटिंग्स। चैप्टर 6 क्या है अपना, बोर्ड मीटिंग्स। अब आपको याद होगा इंटर में हमने क्या पढ़ा है, जनरल मीटिंग्स। इंटर में क्या आता है, जनरल मीटिंग्स। मीटिंग्स जो होती है मेंबर की मीटिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग, और डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सो जनरल मीटिंग मतलब मेंबर की मीटिंग, वो तो हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके, इंटर में। तो अब अपनी जो बोर्ड मीटिंग्स है वो हमें कहाँ पढ़नी होगी, फाइनल में, ठीक है। सो आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो क्या रहेगा, बोर्ड मीटिंग्स। इसके बाद में आते हैं हम लोग चैप्टर 7, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। चैप्टर नंबर 7 क्या है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमें कोई दिक्कत लग रही है तो हम इंस्पेक्ट करा सकते हैं, इंक्वायरी करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, कैसे, क्या प्रोविजन है, वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में। इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 8 जो रहेगा, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमैलगमेशन। चैप्टर नंबर 8 क्या है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमैलगमेशन, ठीक है। ये टॉपिक हम इन डेप्थ अपने चैप्टर जब स्टार्ट होगा तभी कवर करेंगे, ठीक है। सो आपका चैप्टर नंबर 8 है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमैलगमेशन, एकदम न्यू टॉपिक है, आपने पहले ये नहीं सुना है। और लास्ट अपना चैप्टर नंबर 9 आ जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अपना चैप्टर नंबर 9 क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। यानी अगर किसी के साथ ऑपरेशन हो रहा है, मतलब हम किसी को ऑपरेस कर रहे हैं, किसी का तो गलत कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं तो कैसे डील होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, है ना। सो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो ये बेसिकली अपने कंपनीज एक्ट के 9 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। सो ये इतने आप 9 चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे, जिसमें से जैसे हमने बोला 2-3 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसके बारे में आपने बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं इंटर में, ठीक है।
तो वो आपका सेम टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और ये 9 चैप्टर्स आपके कंबाइंड हमने देखा कितने मार्क्स के आते हैं, 40% वेटेज है यानी 40 मार्क्स के। बट ये चीज़ याद रखना वो 50+ ही हो जाता है अगर आप पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो चॉइस वाले क्वेश्चंस मिला के। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इसके सारे क्वेश्चंस कराना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये अपना हो गया बेसिकली 9 चैप्टर्स ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको अब एक बार नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद हम चलते हैं अपने जो सेकेंड वाला अपना चैप्टर है 10 मार्क्स का आईबीसी पे। वत्सल रिसेप्शन पे कांटेक्ट कर लेना इस क्वेरी के लिए। चलो, तो ये अपना पूरा कंपनीज एक्ट का हो गया। अब हम चलते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज आईबीसी। आईबीसी का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। देखो, ये भी अगेन एक एकदम फ्रेश एकदम न्यू टॉपिक है, ये आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब इंसॉल्वेंट वर्ड तो हमने बहुत बार लॉ में डिस्कस किया है ना, कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वन अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज, मतलब एक पर्सन के पास में सफिशिएंट क्या नहीं है, असेट्स नहीं है, क्या करने के लिए, अपनी लाइबिलिटी चुकाने के लिए। तो अगर एक पर्सन के पास में असेट कम पड़ जाते हैं, अपनी लाइबिलिटी का वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो पर्सन की क्या आ गई, इंसॉल्वेंसी। और अगर उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तब क्या प्रोसेस रहेगा, वो उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकता है, कैसे वो इंसॉल्वेंट से वापस सॉल्वेंट हो जाए। और अगर वो उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाया, मतलब इंसॉल्वेंट ही रह जाता है, तब क्या होगा, उसका क्या प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी है इसमें। मतलब ये जो कोड है ये नया आपको दिख ही रहा है, 2016 में ही आया है, ठीक है। सो इसके बारे में पूरी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अपने पास 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। सबसे पहले जो अपना चैप्टर नंबर 1 रहेगा, वो चैप्टर 1 कुछ नहीं है, अपना इंट्रोडक्शन ही रहेगा बेसिकली। मतलब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आईबीसी के बारे में, मतलब पूरा आपको फीचर्स बता रखे हैं, और ये कोड कैसे बना हुआ है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, इसके पिलर्स, मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या लोग मिलाकर इसको बनाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। सो चैप्टर 1 को हम सिंपल लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो आईबीसी का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर गिवन है। उसके बाद में जो इसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 आपका रहेगा CIRP। अभी CIRP क्या होता है, CIRP होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस।
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा बिकॉज अगेन ये काफ़ी नए वर्ड्स हो गए, तो अभी हम इसको नहीं समझते हैं, अभी हम ओनली नाम नाम लिख देते हैं। जब हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे तब हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। इसके बाद में आ जाओ आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 आपका रहेगा लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। चैप्टर 3 में हमें क्या बात करनी है, लिक्विडेशन की बात करनी है, ठीक है। एंड देन लास्ट है चैप्टर नंबर 4 पर्सनल इंसॉल्वेंसी। चैप्टर 4 आपका क्या रहेगा, पर्सनल इंसॉल्वेंसी। अब देखो डिटेल में तो हम अभी नहीं जा रहे हैं, बट जो ये आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये रिलेटेड है कॉर्पोरेट से, है ना, बॉडी कॉर्पोरेट लाइक कंपनीज, LLP, है ना, उससे रिलेटेड है, कॉर्पोरेट से। और जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है पर्सनल इंसॉल्वेंसी, ये बेसिकली रिलेट करता है इंडिविजुअल वगैरह से, मतलब यहाँ पे कंपनीज कॉर्पोरेट्स वगैरह नहीं आएंगे, तो इंडिविजुअल्स वगैरह यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अभी के लिए हम इतना ही बात करेंगे इसमें, और डिटेल में तो हम चैप्टर में देख ही लेंगे, इसको भी अब एक बार नोट कर लो। चलिए ठीक है। सो विद दिस आज हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, हमारा पैटर्न अप्रोच कैसा रहेगा प्रोसीड करने का इस सब्जेक्ट में, एंड देन इसके अलावा हमने जो अपने दो टॉपिक्स हैं जो हम इस क्लास में कवर करेंगे, 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स का कंपनीज एक्ट एज वेल एज IBC, उसका हमने बाइफर्केशन देख लिया कि वो कितने कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो कल से हम लोग अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट से ही स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे, कंपनी क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। सो बाकी जो है वो हम कल से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।